हेलो फ्रेंड। आज हम जो क्लास से या जो यूट्यूब पर जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो अपलोड कर रहे हैं हमारा, तो वो सीईटी से रिलेटेड है। सीईटी में सीईटी में भारत के स्वतंत्रता संग्राम और उनके कुछ व्यक्तित्व है जो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम लगा था उसमें भी मैंने खुद दिया है, तो उसमें भी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें से अगर आप थोड़ा सा अगर ध्यान से इसको पढ़ लेंगे तो इसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन इसमें से पक्का बनेगा। तो आप एक दफ़ा थोड़ा ध्यान से इसको देखें मेरे साथ में। तो हम भारत और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। और आपके कोई फ्रेंड वगैरह वो भी है तो उनको भी आप सजेस्ट करें वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। तो लाला लाजपत राय, इनका जन्म हुआ था 1865 को और इनका इंतकाल हुआ था 1928 को। पंजाब केसरी और शेरे पंजाब के नाम से ये लोकप्रिय थे। पंजाब केसरी और शेरे पंजाब के नाम से ये लोकप्रिय थे। और इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को लुधियाना ज़िले के जगराव तहसील के डूडी के ग्राम में हुआ था। यह उग्र क्रांतिकारी थे और सुप्रसिद्ध त्रिमूर्ति लाल पाल बाल की एक कड़ी थे। उग्र क्रांतिकारी थे, जैसे एक नरम दल था और एक गरम दल था, और ये गरम दल के सदस्य थे। लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इनको तो आप जानते ही हैं। फिर 1928 में लाहौर में साइमन आयोग के विरोध प्रदर्शन के दौरान वे पुलिस के लाठी प्रहार से घायल हो गए, जिसके फलस्वरूप 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। तो साइमन कमीशन आया था 1928 को। साइमन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया था। एक क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा था कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था, ये क्वेश्चन आया था। तो 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के विरोध में, जब लाहौर में विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उस दौरान लाला लाजपत राय पर लाठी से प्रहार हुआ था, जिसकी वजह से 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें। इसके बाद में जब यह पेज पूरा हो जाएगा तो मैं आपको इससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन पूछूंगी, तो आप मेरे को उनके जवाब ज़रूर देना। फिर उसके बाद में है महात्मा गांधी, 1869 और 1948। बापू के नाम से लोकप्रिय हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गांधी भारतीय राष्ट्रीय मंच पर 1919 से 1948 तक इस कदर छाए रहे कि राष्ट्रवादी आंदोलन के इस युग को गांधी युग भी कहा जाता है। और लंदन में वकालत पास करने के बाद गांधी जी 1893 में वकालत करने दक्षिण अफ्रीका गए। तो गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? हाँ, 1898 में। और वहाँ उन्होंने भारतीयों की दयनीय स्थिति व गोरी सरकार की रंग-भेद नीति के विरुद्ध विरोध प्रकट किया और अहिंसात्मक तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। अंततः 1914 को दक्षिणी अफ्रीका की सरकार द्वारा भारतीयों के विरुद्ध अधिकांश रंग-भेदी कानून रद्द कर दिए गए। तो सबसे पहले दक्षिणी अफ्रीका की सरकार ने भारतीयों के विरुद्ध जो कानून बना रखे थे, जो रंग भेद की नीति थी, उसको 1914 में अफ्रीका की सरकार ने उनको रद्द कर दिया। फिर जनवरी 1915 को गांधी जी वापस भारत लौट आए। तो गांधी जी वापस भारत कब आए? हाँ, जनवरी 1915 को।
उन्होंने महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी। तो महात्मा गांधी को महात्मा की जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी? हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। भारत में इन्होंने पहला सत्याग्रह चंपारण बिहार में 1917 में वहाँ के नीलकर्षकों से शोषण मुक्ति दिलाने हेतु किया था। तो भारत का पहला सत्याग्रह कौन सा था? भारत का जो पहला सत्याग्रह था जो गांधी जी ने किया था वो था चंपारण बिहार वाला। ये 1917 में हुआ था और वहाँ पर बिहार में जो कृषक थे वो नील की कृषि किया करते थे, क्योंकि अंग्रेज उनसे नील की कृषि करवाया करते थे, जो कि नील होती है जो सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक थी उस टाइम पे। तो गांधी जी ने उस टाइम पे किसानों का साथ दिया था और यह जो गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह है वह गांधी जी का वह है चंपारण बिहार वाला। तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की डेट क्या है? 12 मार्च 1930। और साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था, जिसको दांडी मार्च के रूप में स्टार्ट किया था। दांडी यात्रा भी बोलते हैं गांधी जी की, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है। साबरमती के आश्रम गुजरात से 12 मार्च 1930 को। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन से सन में हुआ था? 1930 में। 12 मार्च 1930 आपको याद रखना है ये। फिर गांधी जी ने अछूतों के उद्धार के लिए कार्य किया और उन्हें हरिजन की संज्ञा दी। जो अछूतों के लिए एक तो भीमराव अंबेडकर और एक गांधी जी, मतलब जो गांधी जी ने अछूतों को हरिजन कहा। हरिजन ब्राह्मण को बोलते हैं। तो गांधी जी ने इनको बड़ी संज्ञा दी, मतलब बड़ी संज्ञा दी, एक बड़ी उपाधि दी हरिजन की। अछूतों को उन्होंने सम्माननीय, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो दिया, आदर सम्माननीय संज्ञा दी हरिजन की। क्योंकि उस टाइम पे लोग क्या करते थे कि छुआछूत बहुत करते थे, मतलब अपने पास नहीं बैठाते थे, अपने घर के मटके से पानी भी नहीं पीने देते थे, जो अभी प्रेजेंट में तो थोड़ा ख़त्म हो गया है, इतना नहीं रहा। ये तरीके से ये गलत है ये चीज़। फिर 1932 में इन्होंने एक पत्रिका हरिजन आरंभ की ताकि सामाजिक समानता का विचार लाया जा सके। तो इन्होंने एक पत्रिका भी 1932 में इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली, जिसका नाम भी इन्होंने हरिजन रखा। फिर अछूतों द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता, महिलाओं के उत्थान के लिए भी इन्होंने जीवन प्रयत्नशील रहे हैं, मतलब लेडीज़ के लिए भी इन्होंने काम किया है, और हिंदू मुस्लिम एकता और अछूतों द्वारा इन सब के लिए भी गांधी जी ने काम किया है। फिर 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। तो इनकी हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। आप मुझे बता सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? बता सकते हैं आप? हाँ, 12 मार्च 1930 साबरमती के आश्रम से। तो गांधी जी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? आपको याद है थोड़ा बहुत? अभी हमने पढ़ा है। हाँ, हरिजन। फिर नाथूराम गोडसे ने इनकी गोली मार के हत्या कर दी। तो आप बता सकते हैं कि वो डेट और वो सन कौन सा है? हाँ, 30 जनवरी 1948। गांधी जी ने अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनके लिए कहा था कि आने वाली पीढ़ियां कठिनाई से ही विश्वास करेगी कि हार्डमास का बना ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर भ्रमण करता था। मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन ने इनके लिए कहा था
गांधी जी के लिए कहा था एल्बर्ट आइंस्टीन ने। आप याद रखना, एल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के लिए कहा था कि आने वाली पीढ़ियां कठिनाई से ही विश्वास करेगी कि हार्ड मास का बना ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर भ्रमण करता था। ये गांधी जी के लिए कही थी एल्बर्ट आइंस्टीन ने। फिर संभवतः गांधी जी एकमात्र असफलता देश का विभाजन होना थी जो कि उन्हें मजबूरन स्वीकार करनी पड़ी। हाँ, गांधी जी की एकमात्र असफलता थी कि देश का विभाजन हो गया, जो कि उनको मजबूरन स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि गांधी जी विभाजन के सख्त खिलाफ थे। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल 1875 1950। इनको लौह पुरुष के नाम से लोकप्रिय है। वल्लभ झावेर भाई पटेल इनका जन्म लौह पुरुष के नाम से ये लोकप्रिय है। इनका नाम है वल्लभ झावेर भाई पटेल। इनका जन्म गुजरात के नादिया याद नगर में 31 अक्टूबर 1875 को हुआ। फिर 1928 में इन्होंने बारडोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया। 1928 में जो बारडोली सत्याग्रह हुआ था, इसका इन्होंने सफल नेतृत्व किया। सरदार पटेल कठोर अनुशासन में विश्वास रखते थे और कांग्रेस के ड्रिल सर्जेंट माने जाते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कठोर अनुशासन में विश्वास रखते थे और कांग्रेस के क्या माने जाते थे? ड्रिल सर्जेंट। ये मैंने ध्यान नहीं किया, चलो मैं फिर से आपको बता देती हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1875 और 1950। लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध वल्लभ झावेर भाई पटेल का जन्म गुजरात के नादियाद नगर में 31 अक्टूबर 1875 को हुआ। सरदार पटेल कठोर अनुशासन में विश्वास रखते थे और कांग्रेस के ड्रिल सर्जेंट माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? ड्रिल सर्जेंट। उन्नीस 1935 में होने वाले आम चुनाव में इन्होंने कांग्रेस चुनाव अभियान का नेतृत्व किया। फलस्वरूप कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 7 विजय पाई। 1935 में होने वाले आम चुनाव में इन्होंने कांग्रेस चुनाव अभियान का नेतृत्व किया। इन्होंने कांग्रेस के जो चुनाव हो रहे थे उनके अभियानों का इन्होंने नेतृत्व किया था, वल्लभ भाई पटेल ने। और फलस्वरूप कांग्रेस के 11 प्रांत थे उस टाइम पे, उसमें से 7 को इन्होंने विलय कर लिया था 11 में से। पटेल पंडित नेहरू की 1946 में प्रथम अंतरिम अंतर्राष्ट्रीय सरकार में सम्मिलित हुए। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में सम्मिलित हुए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेहरू जी की जो 1946 में बनी प्रथम अंतरिम अंतर्राष्ट्रीय सरकार थी, उनमें ये सम्मिलित हुए थे। और 1947 में देश आज़ाद होने पर इनको उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो इनको उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। फिर इन्होंने माउंटबेटन के भारत के विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया, क्योंकि वह समझते थे कि उस परिस्थिति में यह अनिवार्य था। इन्होंने माउंटबेटन का जो प्रस्ताव था जो विभाजन का, कि इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो जाए, इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था, क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी ही थी, तो ये स्वीकार करना बहुत ज़रूरी था। श्री पटेल ने स्वतंत्र भारत के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा ICS का गठन किया। तो ICS का गठन किसने किया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने।
इसका हिंदी में नाम है भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो आपको पूछे भारतीय प्रशासनिक सेवा या ICS का गठन किसने किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत की देशी रियासतों के भारत संघ में विलय कराने में सरदार पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए इन्हें भारत का विस्मारक भी कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मारक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत को भारत संघ बनाया। भारत में जो छोटी छोटी देशी रियासतें थी और जो अलग अलग बिखरे हुए राज्य थे, उनको एक किया और भारत संघ बनाया और उनका विलय का काम किया, इसलिए इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। और इनके गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी करके इनकी एक भारत सरकार ने मूर्ति भी बनाई है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। यूनिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूनिटी मतलब एकता और मतलब एक तरीके से जोड़ के रखना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को जोड़ा था, इसलिए इनकी जो मूर्ति है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहलाती है। फिर है जवाहरलाल नेहरू 1889, फिर 1964। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद के प्रसिद्ध वकील श्री मोतीलाल नेहरू के एकमात्र पुत्र के रूप में हुआ था। तो आप बता सकते हैं कि इसमें जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इनके पिताजी का क्या नाम था? हाँ, मोतीलाल नेहरू। और इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था इलाहाबाद में। और इनके जो पिता हैं वो एक वकील थे। मोतीलाल नेहरू क्या थे? एक वकील थे। और 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था। 14 नवंबर 1889 जवाहरलाल नेहरू का जन्म। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929, 1939, 1946 और 1951 में 51 से 54 तक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। तो जवाहरलाल नेहरू ने 29, 1939, 1946, 1951 और 1954 तक, है ना, तो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया है। फिर 1946 में वह भारत की प्रथम अंतरिम अंतर्राष्ट्रीय सरकार के नेता के रूप में भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। जब 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया था, तो उप प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, बताइए उस टाइम पे? हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उप प्रधानमंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को नियुक्त किया गया था, और प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? हाँ, जवाहरलाल नेहरू को। जब 1946 में भारत की प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनी थी, उस टाइम पे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया था। फिर 1947 के उपरांत स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। जब 1947 के उपरांत स्वतंत्र भारत जब स्वतंत्र हो गया था, तो वह प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। इस पद पर जीवन पर्यंत लगभग 17 वर्ष तक रहे। इन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर 17 साल तक मतलब आप सोच सकते हो कि 17 साल तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। ये पंचशील के सिद्धांतों के प्रवर्तक थे, और बच्चे प्रेम से इन्हें चाचा नेहरू कहते थे। तो जवाहरलाल नेहरू को बच्चे प्रेम से क्या कहते थे? चाचा नेहरू। और चीन में 1962 के आक्रमण में इन्हें गहरा सदमा हुआ। चीन के 1962 के आक्रमण से इन्हें गहरा सदमा हुआ, और 29 मई 1964 को इनका निधन हो गया। तो 1964 को इनका निधन हो गया है। 1889 में ये पैदा हुई है, 1964 में इनका क्या हो गया है? जवाहरलाल नेहरू का हाँ निधन हो गया है। फिर है मोहम्मद अली जिन्ना 1876, 1948। इनका जन्म 25 दिसंबर 1976 को हुआ था। ये पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने।
तो इनको पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। जिन्ना प्रारंभ में राष्ट्रवादी थे, परंतु बाद में मुस्लिम लीग के पृथक पाकिस्तान के प्रस्ताव के कट्टर समर्थक हो गए थे। विपिन चंद्र पाल 1858 और 1932 फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। विपिन चंद्र पाल फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट्स इन इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। उग्र विचारों के क्रांतिकारी जिन्होंने लाला लाजपत राय एवं बाल गंगाधर तिलक के साथ लाल पाल बाल मिलकर भारत को पूर्ण स्वराज्य दिलाने हेतु अथक परिश्रम किया था। विपिन चंद्र पाल ने भारत को पूर्ण स्वराज्य दिलाने के लिए बहुत प्रयत्न किया था। फिर है अरविंद घोष 1872-1950। उग्र क्रांतिकारी घोष ने कांग्रेस की नरम नीति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। तो अरविंद घोष ने कांग्रेस का जो नरम दल था, जो कि अब नरम नीति, इसमें नरम नीति आया है, नरम दल ही हो गया। कांग्रेस की नरम नीति को जो कांग्रेस बोलती थी कि जो महात्मा गांधी के सिद्धांत थे, अहिंसा परमो धर्म, हिंसा से कभी नहीं काम लेना चाहिए, ये जो कांग्रेस की नरम नीति थी अंग्रेजों के प्रति, इसको अरविंद घोष ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। मतलब राजनीतिक भिक्षा मतलब एक तरीके से बोलते हैं कि जैसे कि ये लोग मांग रहे हैं, राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। श्रीमती एनी बेसेंट, यह आयरलैंड की रहने वाली थी। श्रीमती एनी बेसेंट 1891 में भारत आई और यहाँ के राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ गई। तो श्रीमती कहाँ की रहने वाली थी? हाँ, आयरलैंड की। श्रीमती एनी बेसेंट कब भारत आई थी? 1891 में। फिर वे 1893 में भारत में थियोसोफिक सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। तो थियोसोफिक सोसाइटी की 1891 की अध्यक्ष कौन थी? 1893 की अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। 1 सितंबर 1916 को एडियार यानी कि मद्रास के निकट में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। तो इन्होंने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की मद्रास के निकट एडियार में। कब की थी? 1 सितंबर 1916 को। और 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई। तो अगर आपको पूछे कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो होंगी श्रीमती एनी बेसेंट। इन्होंने कॉमनवेल्थ एवेन्यू इंडिया समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। इन्होंने दो समाचार पत्र निकाले जिनका नाम था, एक का नाम था कॉमनवेल्थ और दूसरे का नाम था न्यू इंडिया। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माण हेतु बनी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माण हेतु बनी प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे और इनको संविधान का जनक भी कहा जाता है। और ये दलित वर्गों के हितों हेतु प्रयासरत रहे थे। इन्होंने लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। तो अगर आपको पूछ ले कि लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था, ऑप्शन में अगर भीमराव अंबेडकर हो तो आपको करना ही है। और इन्हीं के प्रयासों से मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत में दलितों को पृथक निर्वाचन देने की घोषणा की थी। तो इन्होंने जो प्रयास किए थे, तो मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत जो था उसमें दलितों को पृथक निर्वाचन देने की घोषणा की थी।
गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले 1866-1915। गोखले का जन्म 9 मई 1866 को कोल्हापुर, महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। गोखले कांग्रेस के नरम दल के प्रतिनिधि थे। इन्होंने प्रथम बार 1889 में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच में राजनीति में प्रवेश लिया था। देखो, इन्होंने प्रथम 1889 में इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अगर आपको पूछ ले कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो हुआ था इलाहाबाद में। अगर आपको पूछ ले कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो 1889। अगर आप इस 1889 को रिलेट करें तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म भी 1889 में हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू का जन्म तो 1889 में हुआ था। आप मुझे बता सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? बता सकते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था 1875 को। कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई थी। मे बी 1885। चलो वो देख लेंगे, आगे आ जाएगा। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। फिर 1905 में गोखले ने भारत सेवक मंडल का गठन किया था। 1905 में गोखले ने किसका गठन किया था? भारत सेवक मंडल का। लोकमान्य गंगाधर तिलक 1856-1920। इनका जन्म हुआ था 1856 को। जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था 1956 जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था, उसके 100 साल पहले इनका जन्म हुआ था। 100 साल पहले नहीं, 100 साल बाद इनका जन्म हुआ था। मतलब आप देख लो, 1956 है, इसमें से आपको सिर्फ 18 हटाना है ना? तो 1956 आपको वो तो याद ही है कि राजस्थान का एकीकरण कब पूरा हुआ था, 1956। और उसमें से आप 19 हटाएंगे, 18 लगाएंगे, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म निकल के आ जाएगा। श्री तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नगिरी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गंगाधर पंत था। तो इनके पिता का नाम क्या था? श्री गंगाधर पंत था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था महाराष्ट्र के रत्नगिरी में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। 23 जुलाई 1856। जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1856। तिलक प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनसाधारण के निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया, और इस दृष्टि से वह महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। तिलक प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनसाधारण के निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया। जैसे महात्मा गांधी जनता के बीच में बैठते थे, बातचीत करते थे, जनसाधारण के बीच में बैठते थे, वैसे मतलब ऐसे बोलते हैं कि यह महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। मतलब महात्मा गांधी के उसूलों पर चलने वाले। इन्होंने मराठा अंग्रेजी में तथा केसरी मराठी में नामक 2 समाचार पत्र आरंभ किए थे। इनका जो मराठा था समाचार पत्र, वो तो अंग्रेजी लैंग्वेज में था, और जो केसरी था वो मराठी लैंग्वेज में था। आपको ये याद रखना है। 1895 में शिवाजी और गणपति महोत्सव प्रारंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा एवं एकता की भावना जागृत हो सके।
तो 1895 में इन्होंने शिवाजी और गणपति महोत्सव प्रारंभ किया। आपको पूछ ले कि शिवाजी और गणपति महोत्सव 1895 में किसने प्रारंभ किया, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने। तिलक के उग्रवादी विचारों के कारण 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ और तिलक को भारतीय अशांति का जनक, फादर ऑफ इंडिया अनरिस्ट कहा जाता है। तो तिलक के उग्रवादी विचारों के कारण 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 में। और तिलक के उग्रवादी विचारों की वजह से हुआ। 1907 वाला अधिवेशन सूरत में हुआ था शायद, कांग्रेस का, है ना। तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडिया अनरिस्ट कहा जाता है। वे 1908 से 1914 तक 6 वर्ष बर्मा के मांडले जेल में कैद रहे। तो ये जो तिलक है वो 1908 से लेके 1914 तक 6 साल तक ब्रह्मा की मांडले जेल में कैद रहे। ब्रह्मा कंबोडिया, जो कि इंडिया की जो पूर्व की साइड है, हम इंडिया का नक्शा देखेंगे वहाँ पर कंबोडिया, ब्रह्मा ये है। वहाँ पर मांडले जेल थी जिसमें तिलक को 6 साल तक कैद करके रखा गया था। तिलक ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज्य की मांग स्पष्ट रूप से की थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये पहला व्यक्ति है जिसके दिमाग में सबसे पहले ये ख्याल आया था कि हमारा जो देश है वो हमें मिलना चाहिए। इन्होंने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये जो कॉल है तिलक का वो बहुत फेमस है, आपको भी पता है। तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने यह सुझाव रखा कि देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा हो। अच्छा, मतलब भारत की राष्ट्रभाषा को सजेस्ट करने वाले भी तिलक की थे। देवनागरी लिपि है जो, देवनागरी लिपि हिंदी को ही बोलते हैं, तो देवनागरी लिपि में हिंदी को सजेस्ट करने वाले या भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में सजेस्ट करने वाले भी कांग्रेस के नेता थे, वो तिलक थे, पहले नेता कांग्रेस के। इन्होंने 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। तो आपको होम रूल लीग की डेट पूछ ले तो वो है 1916। और अगर आपको पूछे कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने बालिकाओं के विवाह की आयु बढ़ाने का विरोध किया था। इन्होंने बालिकाओं के विवाह की आयु बढ़ाने का विरोध किया था, आयु बढ़ाने के लिए विरोध किया था। फिर इनकी बुक है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, इनकी बुक है गीता रहस्य। आर्टिक्स होम ऑफ द वेदास इनकी 2 प्रमुख पुस्तकें थी। और ओरायन एक अन्य वैदिक रचना थी। इनकी 2 बुकों के नाम है, एक का नाम है गीता रहस्य, दूसरे का नाम है आर्टिक होम ऑफ वेदास। आर्कटिक होम ऑफ वेदास और एक है गीता रहस्य। इनकी 2 प्रमुख पुस्तकें थी और एक वैदिक रचना थी जिसका नाम था ओरायन। याद रखना, इनकी एक वैदिक रचना है, इसका नाम है ओरायन, और 2 बुक है। इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई। तो तिलक की मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920। 1920 में कुछ हुआ था क्या? फिलहाल तो याद नहीं आ रहा। रामकृष्ण परमहंस, हुगली, बंगाल। रामकृष्ण परमहंस हुगली, बंगाल में 1834 में जन्मे प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं संत थे।
मूल नाम था गंगाधर उपाध्याय। तो आप पूछ ले कि रामकृष्ण परमहंस थे, इनका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था गंगाधर उपाध्याय। और इन्होंने मानव सेवा में ही वास्तविक ईश्वर बताया। इन्होंने कहा कि अगर आप लोगों की जितनी सेवा करोगे तो आपको, तो वो वास्तविक सेवा ईश्वर की होगी। जितनी आप समाज सेवा करोगे वो ईश्वर की सेवा होगी। फिर है दादा भाई नौरोजी। 1804 में खड़गग्राम महाराष्ट्र में पारसी परिवार में जन्मे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक श्री नौरोजी थे। इनको ग्रैंड लॉर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने अंग्रेजों द्वारा भारत में धन का निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ और खड़गग्राम में, और इनका जन्म हुआ 1804 में। मतलब अब तक हम जितने भी पढ़ते आए हैं उनमें ज़्यादा एज आप देखो इनकी ही है। 1804 में पैदा हुए हैं। देखो कोई 1956 में पैदा हुआ है, कोई 1856 में पैदा हुआ है। जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गए, ये 1856 में पैदा हुए हैं। फिर गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, ये 1866 में पैदा हुए हैं। उसके बाद में उसके बाद में 1858 विपिन चंद्र पाल। 1857 की क्रांति के बाद में 1858 विपिन चंद्र पाल पैदा हुए, एक साल बाद ही विपिन चंद्र पाल। फिर जवाहरलाल नेहरू है, इनका जन्म 1889 का है। और हमने क्या पढ़ा है? फिर वल्लभ भाई पटेल है, इनका जन्म 1875 का है। फिर उसके बाद में महात्मा गांधी है, इनका जन्म 1869 का है। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और हरिजन पत्रिका किसने प्रकाशित की थी? तो ये महात्मा गांधी ने की थी, आरंभ की थी 1932 में। फिर लाला लाजपत राय का जन्म है, ये 1865 में हुआ है। देखो 1865 में लाला लाजपत राय। इसके बाद में आप याद कर लेना गोपाल कृष्ण गोखले को, एक साल बाद इनका जन्म हुआ। 1865 लाला लाजपत राय, फिर गोपाल कृष्ण गोखले 1866। और बाल गंगाधर तिलक 1856। ठीक है, चलो इसके बाद में हम पढ़ते हैं धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। ये ब्रिटिश संसद के सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। ये ब्रिटिश संसद के सदन हाउस ऑफ कॉमन्स था, जो कि ब्रिटिश संसद का सदन था, उसके पहले भारतीय थे जो कि सदस्य बने थे। कौन? रामकृष्ण दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय सदस्य थे जो कि कॉमनवेल्थ हाउस के सदस्य बने थे, दादा भाई नौरोजी। ये 3 बार 1886, 1893 और 1906 में कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, 1886, 1893 और 1906 में। पॉवर्टी एंड अनब्रिज्ड रूल्स इन इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। इनकी फेमस बुक है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिज्ड रूल ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी पुस्तक है।
इन्हें भारतीय राजनीति एवं अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। इन्होंने लंदन में लंदन इंडियन एसोसिएशन तथा बाद में ही ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। इन्होंने लंदन में पहले किसकी स्थापना की? लंदन इंडियन एसोसिएशन, और फिर बाद में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की लंदन में। किसने की? दादाभाई नौरोजी ने। लंदन में लंदन इंडियन एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादाभाई नौरोजी ने लंदन में की। फिर उसके बाद में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1897 1945। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में बंगाल में हुआ था। इनका जन्म 1897 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 1897। और 1920 में आईसीएस परीक्षा में चयनित, परंतु अगले वर्ष सेवा से त्यागपत्र देकर कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए और चित्तरंजन दास इनके राजनीतिक गुरु थे। तो आप मुझे बता सकते हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले। वैसे ही सुभाष चंद्र बोस के भी राजनीतिक गुरु थे जिनका नाम था चित्तरंजन दास, और इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी 1920 में, जिसमें इनका चयन हो गया था। फिर ये असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। असहयोग आंदोलन, हाँ, मैं यही पूछ रही थी कि 1920 में क्या हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन आया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन हम पीछे पढ़ के आए हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। कब हुआ? 12 मार्च 1930। और असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 को। फिर 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के विरोध के बावजूद पुनः कांग्रेस अध्यक्ष बने। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, तो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे उसमें ये। तो आपको पूछा जाए कि हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था, तो 1938 में। और उन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? हरिपुरा अधिवेशन के कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो वो होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, उसमें भी यह कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। फिर से गांधी जी ने थोड़ा विरोध प्रकट किया था अपना, लेकिन फिर भी ये बन गए थे। त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? 1939। बाद में अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देकर मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो आपको पूछ ले कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस। और कब की? तो 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस ने। फिर 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। तो 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। तो कहाँ पे किया? सिंगापुर में। 1943 में किया आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन। फिर 21 अक्टूबर 1943 को वहाँ भारत की अस्थायी सरकार गठित की। तो 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार गठित की। बताओ। देश को आज़ाद कराने हेतु इन्होंने इनका एक कॉल है, जो नारा है, जो कि बहुत फेमस हुआ था, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, के साथ समस्त देशवासियों को विद्रोह करने का आह्वान किया था इन्होंने। आज़ाद हिंद फौज को 1944 में दिल्ली चलो का नारा दिया था इन्होंने। तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये राजस्थान की जो कौन सी छावनी थी जिसके लोगों ने ये नारा दिया था, तो वो है एरनपुरा छावनी। एरनपुरा छावनी थी राजस्थान की। उनके जो लोग थे, उन्होंने दिया था
चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा। और सिर्फ चलो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। फिर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय के बाद वायुयान दुर्घटना में इनका निधन हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसमें जापान हार गया था, तो 1945 में हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। तो 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो इनका एक प्लेन क्रैश हो गया, इनका जो भी था वो उस दुर्घटना में इनका निधन हो गया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और कल मैं एक और नया टॉपिक लेके आऊँगी आपके लिए और उसको मैं पूरा अच्छे से पढ़ाऊँगी। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं और आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं।